हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यशोदा एकेडमी में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2019 का मैथ का एग्ज़ाम पेपर। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपका 2019 का मैथ का पेपर सोल्व कराने जा रहा हूँ और मैं इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं छुड़वाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैं एक बार आपको पेपर दिखाई देता हूँ क्वेश्चन दिखाने से पहले। तो ये हमारा मैथ का पेपर है 2019 का। ठीक है, मैं आपके सारे निर्देश दिखाई देता हूँ इसके। देखिए, सभी निर्देश देख लीजिए। ठीक है, अब आपको इसके निर्देशांक पढ़ने हैं तो आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें सभी खंड करने हैं। प्रत्येक खंड में प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से केवल एक ही सही है और सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है n, दूसरा है n+1, तीसरा है 2n, चौथा है 2n+1। तो इनमें से हमें एक ऑप्शन उठा के चेक करना है। एक ऑप्शन इनमें से सही है। ठीक है, तो वो हमें चेक करना है कौन सा है, कौन सा विषम हो सकता है, विषम पूर्णांक। तो आप क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, n हमें विषम पूर्णांक बताना है। तो यदि मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, इसमें n दिया है। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता है कि n सम संख्या है या विषम है, तो पता तो कुछ भी है नहीं। ठीक है, और इसकी बात करूं कि ये देखो, ये सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। अब मैं इसकी बात करूं, अगर जो ये सम है तो एक जोड़ने पर विषम हो जाएगा, और ये विषम है तो एक जोड़ने पर सम हो जाएगा। तो हम इसे भी नहीं कह सकते कि ये ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन देखिए, अगर ये संख्या विषम है, मान लीजिए ये 1 है, तो 2 की गुना करेंगे तो क्या हो जाएगी, सम। और ये 2 है और 2 की गुना करेंगे तो भी सम हो जाएगी। तो ये विषम तो बन नहीं रही, उसने हमसे विषम पूर्णांक पूछा है। अब एक मैंने आपको जब ये एक्सरसाइज कराई थी, मतलब पहला चैप्टर कराया था, उसमें मैंने बता रखा है, डेफिनेशन लिखवाई थी कि हम किसी भी संख्या में सम संख्या से गुना करते हैं तो वह निकल के सम संख्या ही आती है। अब देखिए, जैसे n है, n में यदि मैं 3 से गुना करूं, n का मान 3 मान लो, तो 2 से गुना करूंगा तो 6 आ जाएगा, 5 मान लो तो भी 10 आ जाएगा, संख्या सम आएगी निकल के। किसी भी संख्या में जब हम सम संख्या से गुना करते हैं तो संख्या सम ही निकल के आती है। तो अब हमें बतानी क्या है, विषम। तो ये तो संख्या बन गई हमारी सम। अब देखिए यहाँ n कोई भी पूर्णांक हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 सम संख्या से गुना हो रही है तो ये वाली संख्या क्या हो गई हमारी सम, और 1 जुड़ रहा है उसमें। तो जब किसी भी सम संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं तो वो संख्या कैसी प्राप्त होती है हमें, विषम। कैसी प्राप्त होती है, विषम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा, 2n+1। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2n+1। ठीक है, अब पहले का सेकंड पार्ट देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखिए, ख ऑप्शन। y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a 6 और 5 और बिंदु b -4 और 3 से समदूरस्थ है, तो इसका निर्देशांक पूछा है हमसे। देखिए, हमारा पहले का सेकंड पार्ट है, तो मैंने लिख लिया है जिससे कि वीडियो लंबी ना हो, ना तो आज बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो हमसे जो निर्देशांक पूछे गए हैं, हमने एक बिंदु मान लिया C। ठीक है, देखिए ये कोई 2 बिंदु थे A और B, इनके समदूरी, मतलब उसने कही समान दूरी पर एक कोई बिंदु स्थित है, वो हमने मान लिया C। ठीक है, उसके निर्देशांक हमने एक 0 मान लिया और एक मान लिया A। ठीक है, और ये समान दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस बराबर होगी और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस बराबर होगी। ठीक है, तो हम डिस्टेंस निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है ये,
अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या यहां से इसकी भी समान दूरी होगी और इसकी भी समान दूरी होगी, तो मैं यहां लिख सकता हूं C से A की दूरी बराबर C से B की दूरी। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा C से A तक की दूरी निकालने के लिए और एक लगाऊंगा C से B तक की, क्योंकि ये भी डिस्टेंस बराबर है और ये भी डिस्टेंस बराबर है, तो मैं दोनों को बराबर में रख के लगा सकता हूं। ये C से A तक की दूरी निकालनी है और ये C से B तक की। ठीक है, तो हमारे C के निर्देशांक क्या है, 0 और A, तो क्या मैंने x3 और y3 लिख दूं। ठीक है, अब देखिए ये था हमारा यदि दो निर्देशांक होते, ये x2 जो है, अब x2 की जगह हम एक b के मतलब ये c के निर्देशांक है ना, तो यहाँ x2 की जगह x3 लेंगे हम। तो हमारा x1 क्या दे रखा हमें, x1 दे रखा 6 माइनस x2 की जगह क्या बता दिया मैंने, x3 है। ठीक है, x3 दे क्या दे रखा 0, 6 माइनस 0, ये सब रूट में चलेगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब y1 कितना है 5 माइनस y2 की जगह लेंगे हम y3, 5 माइनस a, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो गई a से c की दूरी। अब क्या मैं इसे c से b की दूरी निकालूं, तो c से b की दूरी निकालूंगा तो ये हो जाएंगे हमारे x2 माइनस x3 और y2 माइनस y3। अब देखिए तो x2 कितना दे रखा हमें -4 और x3 कितना दे रखा 0 -0, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या दे रखा y2 कितना हमारे पास 3 माइनस y3 कितना a, इसका होल स्क्वायर। अब देखो मैं दोनों तरफ वर्क कर दूं, तो वर्क कर दूंगा तो ये रूट हट जाएंगे, यहां लिख देना दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, तो वर्क कर दूंगा रूट हट जाएंगे, स्पेस कम है इस वजह से डायरेक्ट कर रहा हूं। तो 6 में से 0 जाएगी 6 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 माइनस इसका होल स्क्वायर खोलोगे 25 प्लस a स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस के 10 a बराबर 4 में से 0 जाएगी तो -4 और -4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 16 और प्लस इसका खोलोगे तो 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 a 6a आ गया। ठीक है, अब देखो 16 और 9 25, तो इस 25 से इस 25 को काट दो। ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, अब बचा क्या है 10a, और जब ये 10a माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस 10a। ठीक है, प्लस 10a माइनस के 6a बराबर क्या बचा 36। अब ये क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका 4a बराबर आ गया 36 और a बराबर आ गया 9। ठीक है, a बराबर 9 आ गया। अब तो इसके निर्देशांक पूछे हमसे, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए हमारे 0 और 9। ठीक है, c के निर्देशांक क्या हो गए
जो हमने तीसरा बिंदु माना था उसके निर्देशांक निकल के आ गए 0 और 9। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, 0 और 9। अब पार्ट थर्ड की तरफ देखिए, पहले का थर्ड पार्ट देखिए। चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सकेंद्रिक वृत्त हैं। ठीक है, एक की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। वह वृत्त की एक जीवा ए बी को अंतवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, उसकी लंबाई बतानी है। जो ए बी जो है, जो बिंदु P पर स्पर्श करती है उसकी लंबाई बतानी है, ए और बी की इसकी। ठीक है, इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं 4, 6, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखिए, हमसे यहाँ से और यहाँ तक की दूरी पूछी है। अब देखिए, मैं देखूँ तो त्रिभुज बन रहा है, इसकी जो बड़े वृत्त है, बाहर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हमें बता रखी है 5 सेंटीमीटर और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या बता रखी है 3 सेंटीमीटर। तो क्या है, त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, जिसकी दो भुजा 3, 4, 3, 5 हैं, तो चौथी भुजा, तीसरी भुजा 4 ही आएगी, क्योंकि ये 3, 4, 5 का एक पूरा वो रहता है। जिसकी दो भुजा 3 या 4, 5 में से दो भुजा इन संख्या की हो तो तीसरी भुजा इनमें से ही होती है कोई सी। तो फिर भी हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो होता क्या है हमारा, ए ओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। तो ए ओ का हमें ए ओ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर बराबर ए पी हमें निकालना है, पी ओ की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो ए पी का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 ए पी का स्क्वायर प्लस 9। जब ये 9 इधर आ जाएगा तो ए पी का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 जाएंगे तो इधर प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16। और ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, यहाँ से स्क्वायर हटा होगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगी 4। अब यहाँ से यहाँ तक की हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर, ये जो दूरी आ गई ए से पी तक की। तो क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 है तो ये भी 4 होगी, क्योंकि इसकी भुजा भी तो यही है, हम इसका भी निकालेंगे तो भी 4 सेंटीमीटर यहाँ। तो अब हम इसकी लंबाई बताएंगे, ए पी प्लस पी बी, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर और इसकी भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा, थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का चौथा पार्ट है हमारा 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं हमको, ऑप्शन एक है साइन 60 डिग्री, दूसरा है कोस 60 डिग्री, तीसरा है tan 60 डिग्री और चौथा है कोट 60 डिग्री। देखते हैं, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पर मैं एक ही तरीके से बताऊंगा आपको। देखिए साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, 2 tan थीटा प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारा यही बन रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन 2 थीटा, तो थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1 का 5वां पार्ट है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए
माना 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण थीटा है, हमें त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि हमारा पूरा जो घंटा होता है वो 360 का एंगल होता है, ठीक है। अब देखो 1 मिनट में वैसे सुई बनाती, 1 मिनट में सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। अब हमने 1 मिनट को मान क्या रखा? थीटा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह 6 डिग्री रख दो, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट की बात हो रही है, बटे 360। तो 6 से काटेंगे, 6 6 36, तो क्या बच गया हमारा? पाई आर स्क्वायर बटे 60। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए ठीक। का छठा पार्ट है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। पहला ऑप्शन दिया है 1/6, दूसरा दिया है 1/3, तीसरा दिया है 1/2, चौथा दिया है 2/3, ठीक है। तो देखिए एक पासे को फेंकने का परिणाम क्या हो सकता है? परिणाम क्या हो सकता है? जब हम पासा फेंकते हैं, पासा बोलते हैं हम लूडो को, ठीक है, जो हम लूडो फेंकते हैं तो उसका परिणाम क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है इनमें से। लेकिन उसने बोला है कि एक अभाज्य संख्या बोली है उसने, अभाज्य संख्या आने की संभावना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या हो सकती है हमारी? 1 3 5, यही 3 हो सकती है। तो हम प्रायिकता निकालते हैं अनुकूल परिणाम अपॉन संभव परिणाम, ठीक है। तो प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम कितना हमारा? 3, ये 3, इनमें से कोई सी संख्या आ सकती है, और कुल परिणाम कितने? 6, ठीक है। तो इसको काटेंगे, क्या आ सकती है? प्रायिकता क्या आ गई हमारी? 1/2, 1/2 आ गई हमारी प्रायिकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक हो गया, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दूसरा है, इसके भी सारे खंड हमें करने हैं। तो पहला खंड दे रखा है इसका, चित्र में DE समान है BC के, ठीक है। यदि AD बराबर x और DB बराबर x-2, AE बराबर x+2 और EC बराबर x-1, तो x का मान ज्ञात करना हमको, ठीक है। ये हमको डायग्राम दे रखा है। चलो क्वेश्चन देखते हैं व्हाइट बोर्ड। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए वीडियो में आपको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखो हमें दे रखा है DE जो है वो BC के समान है। जो हमारा ये DE है ये BC के समान है, ये बिल्कुल समांतर है, ठीक है। तो हम इसको फिर में से कर देंगे। तो वो फिर में होती क्या है? AD अपॉन DB, मतलब AD अपॉन DB इजगल टू AE अपॉन AC, ठीक है। तो हमको यहाँ x की वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू पुट करें। AD की वैल्यू कितनी दे रखी है? x, DB की x-2 बराबर AE की वैल्यू दे रखी है x+2 और EC की वैल्यू दे रखी है x-1। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इनकी, तो क्या हो जाएगा? x² और 1 की माइनस x, ठीक है। इसकी इधर होगी तो x², x की x में होगी x², फिर x की 2 में होगी तो +2x, और फिर -2 की x में होगी -2x, और 2 की 2 में होगी तो -4। अब देखिए इस 2x से ये 2x कट गया, इस x² से ये कट गया, तो बचा क्या? -x बराबर -4, माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? 4। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? 2 का सेकंड पार्ट दे रखा है, sec 37 डिग्री अपॉन cosec 53 डिग्री, ठीक है। अब किसी एक को चेंज कर लेंगे। देखिए sec 90 माइनस थीटा, sec को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, ठीक है। तो
यहाँ कर देंगे sec 90 माइनस sec इसके लिए कितना चाहिए 53, 90 माइनस 53, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कोसेक 53 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कोसेक 53 डिग्री अपॉन कोसेक 53 डिग्री। तो इससे ये कट गया, आंसर आ गया 1, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट दे रखा हमें। चित्र में एक वर्ग ओ ए बी सी चतुर्थांश ओ पी बी सी के अंदर खींचा गया है, ठीक है। यदि ए ओ बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो देखिए हमसे जो पूछा है वो इस भाग का क्षेत्रफल पूछा है, इसका, ये जो हो रहा ना इसका और इसका पूछा है, इसका नहीं पूछा। जो ये वर्ग बन रहा है ना अंदर, इसका नहीं पूछा। तो मैं इसको समझने की कोशिश करूं, क्या ये एक ऐसा गोला होगा, ठीक है, जिसके 4 भाग हो रहे होंगे इसकी तरह। अब आप इससे समझने की एक बार कोशिश करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बिल्कुल एक बार गौर से वीडियो को देखना, बिल्कुल एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आपको ये एक पार्ट इस टाइप का दिखाई दे रहा, ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसके मैंने 4 पार्ट कर दिए, तो इसका प्रत्येक भाग होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा होता है 360। तो ये 4 भागों में बढ़ जाता है, तो ये कितने में आ जाता है 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसका एक पार्ट दे रखा हमको। यदि मैं इसका क्षेत्रफल, पूरे एक पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसमें से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दूं, ठीक है, क्या कर दूं, उसमें से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दूं, तो क्या इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। भाई मैं इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल लूं एक बार, इसका इतने का हम क्षेत्रफल निकाल लिया, और इसके अंदर जो एक वर्ग बना हुआ है इसके क्षेत्रफल को उसमें से माइनस कर दूं, तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए तो मैंने क्या करा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब इसका एक भाग चतुर्थांश में बांट दिया हमने, तो एक भाग का जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो मैं इसमें 4 से डिवाइड मार दूंगा, तो एक भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात को समझने की कोशिश करना, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, यदि ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमसे निकलवाता तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और अब इसने एक चतुर्थांश दिया है, ठीक है, 4 भागों में बांट के उसका एक भाग हमको दे दिया है, और उसमें भी हमसे कुछ हिस्से का क्षेत्रफल पूछा है। तो मैं यदि पूरे उसका चतुर्थांश के एक हिस्से का, इसको 4 हिस्से में बांट दिया, तो मैं इसे 4 से डिवाइड मारूंगा, तो एक हिस्से का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, बिल्कुल निकल के आ जाएगा। अब देखिए तो पहले मुझे वर्ग का क्षेत्रफल भी चाहिए, और इसकी ये त्रिज्या पता करनी होगी, क्योंकि हमें आर भी चाहिए। तो इसकी त्रिज्या पता करना, तो हमें ए ओ बराबर दे रखा है, वर्ग की एक भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, जबकि वर्ग की तो सारी भुजा बराबर होती हैं, तो मैं इसे भी 20 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। वर्ग की एक भुजा भी 20 होगी और हमारी ये भुजा भी 20 होगी, वर्ग की सारी भुजा बराबर होती हैं। तो मैंने क्या करा, अब देखिए ये हमारा त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं ए ओ बी में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए ओ का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो हमें दे क्या रखा है, ए बी का स्क्वायर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और ए बी की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 400 प्लस 400, ठीक है। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 800, ठीक है, और ओ बी बराबर आ जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा 800 पे, तो ये बाहर निकल के क्या आ जाएगा 20√2, क्योंकि 20 का स्क्वायर करोगे 400, 400 दूनी 800, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यू निकल के क्या आ गई है 20√2।
अब देखो, अब मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल है कितना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और मैं इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देता हूँ। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, ए स्क्वायर। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है, मतलब ए होती है इसमें भुजा, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। तो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा हमारा 400। तो इसमें से मैं 400 माइनस कर दूंगा, तो क्या है, छायांकित का क्षेत्रफल बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब देखो हमारी आर की वैल्यू निकल के आ रही है, ये हमारी त्रिज्या ही तो आई है निकल के, इस पूरे की त्रिज्या यही तो है। तो त्रिज्या आ गई है हमारी पाई इंटू 20√2 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 400, ठीक है। क्या हो गया, -400। तो मैं पाई का मान लिख दूं, है 22/7, पाई का मान होता है 22/7 इंटू ये हो जाएगा आपका 800, ठीक है। और इसके पूरे के बटे क्या है, 4 -400, ठीक है। मैं इसको क्या कर सकता हूं, ये 7 नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको काट दूं, 4 दूनी 8, यहां कितना बच गया 200, और इसकी इसमें गुना करूंगा कितना हो जाएगा 4400, 4400/7 माइनस 400। मैं इसको यहां कर रहा हूं, इसको रफ करके क्या बचा हमारा 4400 माइनस, मैं यहां लिखे लेता हूं 4400/7 माइनस 400। तो 7 चौक 28, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4400 माइनस 2800/7। तो 4400 में से 2800 घटाओगे तो क्या बचेगा 1600/7। तो इसका क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 1600/7 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। एक थैले में 2 से 90 तक लिखी संख्याओं के कार्ड हैं। थैले में से एक कार्ड निकाल लिया जाता है। निकाले गए कार्ड पर 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कार्ड पर 2 संख्या होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है और एक थैले में 2 से 90 तक लिखी संख्याओं के कार्ड हैं। तो देखिए एक थैले में जो 2 से और 90 तक के कार्ड हैं, ठीक है, और एक कार्ड निकाल लिया जाता है एक कार्ड निकाल लिया जाता है, तो कार्ड पर 2 संख्या होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो पहले मैं एक संख्या वाले कार्ड गिन लूं, कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक संख्या वाले कार्ड कितने हैं हमारे 8, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। टोटल कार्ड कितने हैं 89, क्योंकि यहाँ पर एक लिखा हुआ नहीं है, तो टोटल कार्ड कितने हैं 89। तो पहले एक संख्या वाले कार्डों की प्रायिकता निकालो, ठीक है। तो एक संख्या वाले कार्डों की प्रायिकता कैसे निकालेंगे हम, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना हमारा 8, एक संख्या वाले, ठीक है, एक संख्या वाले इनकी प्रायिकता है हमें P, प्रायिकता निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगी 8/89, ठीक है। अब देखिए 2 संख्या वाले कार्डों की प्रायिकता हमको निकालनी है, तो मैं इसे जब हम 2 संख्या वाले कार्डों की प्रायिकता निकालेंगे, 2 संख्या, ठीक है, तो इसे एक में से घटा देंगे तो 2 संख्या वालों की आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो 89 माइनस 8/89, तो क्या बचेगा 81/89। तो ये आ गई हमारी 2 संख्या होने की प्रायिकता। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का फर्स्ट पार्ट है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/90 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है, ठीक है। तो देखिए
17/90 हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के चेक करना है कि ये शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो शांत दशमलव होते कौन से हैं? जो हमारे 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में आता है, जिनका यदि हम q का गुणनखंड करें, q के फैक्टर करें, तो q बराबर हमारा दिया हुआ 90। ठीक है, तो 90 की यदि हम फैक्टर करें तो हमारे फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के होने चाहिए, तो हमारा क्या होगा, ये संख्या शांत होगी। ठीक है, और अगर इसके रूप के नहीं आते हैं तो हमारी संख्या होगी अशांत और आवर्ती। और मैं इस पूरे चैप्टर को आपको करा चुका हूं, पूरी एक्सरसाइज को, शांत और अशांत क्या होता है, बिल्कुल डीपली मैंने समझाया। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। 2 से काटेंगे 45 बार चले जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से। तो अब 90 के गुणनखंड आए हमारे निकल के 2 × 3 × 3 × 5। अब देखिए 2 तो आ गया हमारा, 5 भी आ गया, लेकिन इसमें क्या आया, 3 भी आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। तो हमारा क्या है, इस रूप का है? बिल्कुल भी नहीं है, ये इस रूप का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें 3 का भी स्क्वायर आ गया और उसमें कहीं भी ये नहीं बोला कि आप 3 भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, अशांत और आवर्ती। ठीक है, तो ये कैसा हो गया हमारा, अशांत और आवर्ती। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, द्विघात बहुपद f(x) 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक तथा इसके गुणनखंडों के बीच संबंध का सत्यापन करना, शून्यांक और इसके गुणनखंडों के बीच। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए हमें दे रखा f(x) बराबर 3x² - x - 4। ठीक है, तो इसके शून्यांक निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 3x² - x - 4 बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके द्विघात समीकरण में इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, इसकी गुना इसमें करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा 12x²। 12x² भी ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करने पर तो हमारा x आए, ठीक है, और गुना करने पर 12 है। तो 4 × 12, 3 × 12, मतलब माइनस का x आना चाहिए, तो 3 में से हम -4 कर देंगे तो माइनस का x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x² प्लस के 3x माइनस के 4x और -4 = 0। ठीक है, मैं यहाँ दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3x, यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ क्या बचा +1, और इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से कॉमन ले सकता हूँ मैं -4। ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा x + 1, माइनस बाहर ले लूँगा तो यहाँ प्लस बचेगा, बराबर 0। तो ये x + 1 कॉमन ले लिया और ये बच गया 3x - 4। ठीक है, बराबर 0। तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया -1, और 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -4/3। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, हमारे दो शून्यांक निकल के आ गए। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें करना सत्यापन, तो सत्यापन करेंगे। तो देखिए पहले अल्फा प्लस बीटा हम लेफ्ट हैंड साइड कर निकाल रहे हैं, तो अल्फा कितना दे रखा है -1 और बीटा कितना दे रखा है -4/3। तो अल्फा प्लस बीटा हम LHS ले रहे हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो ये दे रखा हमें -1 और -4/3। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 और -4। देखिए एक मिस्टेक हो गई है, ये माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के 4/3 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्लस का, तो +4/3।
पूरे के बट्टे 3 हो गया है, तो ये क्या आ गया हमारा निकल के 1/3। ठीक है। और अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, RHS बराबर क्या है, माइनस के B/A। तो B कितना दे रखा है मैंने पहले ही लिख लिया है, इसकी तुलना मैंने इससे कर दी है। ठीक है। तो हमारी A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू -1 है और C की वैल्यू -4 है। तो B की वैल्यू कितनी है, -1, B की वैल्यू -1 और यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ तो क्या होगी +1। ठीक है। और A की वैल्यू कितनी है 3। तो क्या ये बराबर आ गए, बिल्कुल आ गए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ LHS बराबर RHS। ठीक है। अब इसकी सत्यापन करते हैं। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है -1, अल्फा इंटू बीटा तो क्या है -1 इंटू 4/3, तो ये क्या आएगा -4/3। ठीक है। और अब ये करते हैं राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का करेंगे तो क्या है C/A, C की वैल्यू क्या है -4 और A की वैल्यू क्या है 3। तो क्या ये भी बराबर आ गया, हाँ ये भी बराबर आ गया। तो इसको भी हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है। हो गई इसकी सत्यापन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 5 - 6 और बिंदु B -1 - 4 को मिलाने वाली रेखा खंड को y अक्ष पर विभाजित करता है। ठीक है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है। देखिए हमको ये 2 बिंदु दे रखे हैं। ठीक है। इनके निर्देशांक, और हम ये एक तीसरा बिंदु है जो इसे y अक्ष पर काटता है, हमने इसको नाम दे दिया P। ठीक है। और इसके निर्देशांक हमने मान लिया, एक मान लिया 0 और एक मान लिया y3। ठीक है। x3 मान लिया हमने 0 और y3 ही मान लिया हमने। और m1 इंटू m2 हमने क्या मान लिया, k/1, m1/m2 मान लिया हमने k/1। ठीक है। तो हम यहाँ से, और x3 हमें यहाँ से निकालना है और फिर y3 निकालना है, इसके बिंदु निकालने हैं दोनों के। तो x3 हमने मान रखा है 0, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू पता लग जाएगी। अब इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखो, m1 की वैल्यू क्या है हमारी k इंटू, और x2 की वैल्यू क्या है हमारी -1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 और x1 की वैल्यू क्या है 5 और m1 की वैल्यू क्या है k और m2 की 1। ठीक है। और x3 की हमें यहाँ से वैल्यू पता लग रही है, तो x3 क्या है हमारा 0, तो ये 0 के बराबर है। तो ये हो जाएगा -k प्लस 5 प्लस k प्लस 1। ठीक है। और ये 0 के बराबर है, तो इसकी मल्टीप्लाई 0 में होगी, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, k प्लस 5 बराबर 0 माइनस k। ठीक है। और k माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, k बराबर 5। क्या आ गया, k की वैल्यू क्या आ गई 5। तो मैं इसका यहाँ 5:1 लिख सकता हूँ, 5, यहाँ भी 5। ठीक है। अब देखिए हमें y3 और निकालना है, तो y3 निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने लिख रखा है पहले। तो m1 की वैल्यू क्या होगी हमारी 5 y3 बराबर 5 इंटू y2 कितना हमारा -4। ठीक है। प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना -6 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 और m2 कितना हो गया 6, 5 और 6। तो ये देखिए y3 हमें निकालना है, तो 5 और 20 माइनस के 20 माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया 6/6। और ये क्या होगा माइनस के 20 और माइनस के 6 -26/6।
तो इसको 2 से डिवाइड करोगे 13/3 आ गया माइनस के। तो इसके बिंदु क्या आ गए हमारे, एक तो आ गई 0 और एक 13/-13/3, ये हमारे इसके बिंदु आ गए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक धातु के ठोस गोले का व्यास दे रखा हमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है, ठीक है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास ज्ञात करना है हमको। क्या दे रखा है, एक ठोस गोला था जिसका व्यास था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको पिघलाकर एक तार बना दिया गया है और तार की लंबाई है 36 सेंटीमीटर और उस तार का व्यास हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन देखते हैं। ठोस गोले का व्यास दे रखा हमको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी होती है, 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या कितनी होगी हमारी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर की क्यूब, ठीक है। अब रख दो 4 इंटू पाई और आर की क्यूब कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर की क्यूब। सॉरी, ये जो फॉर्मूला होता है ये 4/3 होता है, ठीक है। तो एक 3 से 3 कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, वर्ग बचा यहाँ पे। तो वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 और 9 चौक 36 पाई। तो गोले का आयतन कितना आ गया आपका 36 पाई। अब देखिए गोले का आयतन बराबर हो जाएगा तार का आयतन। आयतन हमेशा बराबर रहता है। तो गोले का आयतन कितना हमारा निकल के कितना है 36 सेंटीमीटर, 36 पाई आया, ठीक है। और तार का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। हमें एच पहले ही दिया हुआ है। एच जो दे रखा है वो दे रखा है हमको 36 सेंटीमीटर। एच बराबर हमारा 36 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे यहां सोल्व करता हूं। 36 पाई बराबर पाई आर हमको निकालना है, आर स्क्वायर, और एच दे रखा 36। तो देखो ये 36 से ये खत्म, पाई से ये खत्म, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1। आर बराबर क्या आ गया 1, ठीक है। स्क्वायर हटाओगे इधर रूट चढ़ाओगे तो रूट में 1 का अंडर रूट करोगे तो 1 ही रहता है। अब देखो ये आ गई हमारी त्रिज्या निकल के। हमसे पूछा क्या है, तार का व्यास पूछा है। व्यास होता कितना, त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन है, कै पार्ट। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो देखते हैं। उसने बोला है क्वेश्चन में √3 एक अपरिमेय संख्या है, यूँ हमें सिद्ध करना। तो हम उसको उल्टा मान लेते हैं। हमने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगी, और p/q के रूप में होगी तो p और q सहभाज्य होंगे जिनका HCF 1 आएगा, ठीक है, जो किसी से विभाजित नहीं होंगे। और q बराबर 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो, अब हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे, यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है। तो इसका वर्क करेंगे, √3 का वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और ये आ जाएगा p²/q²। अब q² को इधर ले जाएंगे, q² बराबर p²/3। अब देखो हमने यहाँ एक वो माना था कि ये परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या था p/q के रूप में, और p और q क्या है, एक सहभाज्य संख्या, वो किसी से कटने के, लेकिन ये क्या हो रहा है 3 से विभाजित हो रहा है, p² 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है।
जो विभाजित होकर क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो इसे लिख देंगे अतः पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ये आपकी किताब में दिया हुआ है। यदि किसी चीज का स्क्वायर, अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे तो उसमें एक थ्योरम दे रखी है, तो उसमें दे रखा है कि यदि पी स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है तो पी भी उस संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखो पी 3 से विभाजित होगा, तो यहां पर पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्या निकल के आ रहा, क्यू स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, और जब p 3 से विभाजित होगा तो कुछ और निकल के आएगा, हो सकता है क्यू स्क्वायर ना आए, क्यों आए, या कुछ और भी आ सकता है, तो उसे हम मान लेंगे r। ठीक है, अब यहां दोनों तरफ वर्क कर देंगे, लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, तो यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 9 बराबर r स्क्वायर। देखो इसे मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो मैं इस 9 इधर लेके जा सकता हूं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब लिखो समीकरण 1 व 2 से। अब देखो यहां से मैं पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर, इधर की इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो मैं यहाँ पी स्क्वायर की वैल्यू रख दूं 3q स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर। तो यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9r स्क्वायर, सॉरी 9 अपॉन 3, ये 3 से कट जाएगा 3 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3r स्क्वायर। ठीक है, और r स्क्वायर बराबर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 3 r स्क्वायर बराबर। अब देखो हमारा p भी विभाजित हो गया था यहाँ पे, और अब हमारा q भी विभाजित हो रहा है, क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित है, तो हम यहाँ भी ऐसे लिख देंगे अतः क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, और हमारी अवधारणा कैसी हो गई है, अवधारणा हमारी गलत हो गई है। ठीक है, विरोधाभास प्रकट हुई है, क्योंकि हमने यहां माना था ये सहभाज्य है, किसी से नहीं कट रहे हैं, लेकिन P भी 3 से विभाजित है और Q भी 3 से विभाजित है, तो हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट हो गई है। और जो हमारी अवधारणा ही विरोधाभास प्रकट हो गई है, जो हमने माना था वो हमारा गलत सिद्ध हो गया है, तो ये एक परिमेय संख्या तो है नहीं, तो क्या सिद्ध हुआ इससे, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81 है। ठीक है, आगे पूछा क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य भी होगा। हमसे दो चीज़ पूछी है क्वेश्चन में कि कौन सा पद -81 है और क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य भी होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा a बराबर क्या हो गया 21, और जब हम d निकालेंगे t2 - t1, तो t2 है हमारा 18 और t1 है -21, तो माइनस का 21 हो जाएगा, तो हम इसे घटाएंगे तो माइनस का 3, d की वैल्यू आ गई 3। हमसे पूछा क्या 81वां पद कौन सा होगा, -81वां, तो an की वैल्यू कितनी होगी -81। ठीक है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 प्लस n हमको निकालना है n - 1, d हो गया हमारा -3।
-81 बराबर 21 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस के 3n और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3। अब देखो -81 बराबर प्लस 21 और प्लस माइनस माइनस, माइनस के 3n प्लस के 3। अब ये इसके साथ इधर भी माइनस के हो जाएंगे। अब माइनस के 21 और 81 हो जाएंगे 102, 102 और ये 3 भी इधर आके इसी में जुड़ जाएंगे, तो इन्हें इसी में जोड़ दूं तो कितना हो गया 105। ठीक है, अब ये बच गया माइनस के 3n और ये भी माइनस के, तो माइनस से माइनस खत्म। अब n बराबर हो जाएगा 105/3, इसको काटोगे तो 35 बार जाएगा, तो n का 35वां पद -81 होगा। ठीक है, अब शून्य के लिए देखो, अब शून्य के लिए देखो, ठीक है, शून्य के लिए देखो an प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। तो an हमारा क्या होगा, शून्य के लिए निकाल रहे हैं कि हमारा कौन सा पद शून्य होगा, a बराबर 21 है प्लस n-1 इंटू -3। अब देखो 21 0 बराबर प्लस ये हो जाएगा ब्रैकेट में 3n माइनस के, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3, ये इधर आके माइनस के, इधर आ प्लस के, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 21 बराबर माइनस के 3n प्लस 3, ये प्लस के 3 आके इधर माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 24 बराबर माइनस के 3n, माइनस से माइनस खत्म, n बराबर क्या हो जाएगा 24/3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 8, तो इसका 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। दोनों के लिए निकाल दिए, इसका 35वां पद -81 होगा और इसका 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, k के किस मान के लिए बिंदु k-1, दूसरे बिंदु दे रखे हैं 2 और 1 और तीसरा दे रखे हैं 4 और 5 एक रेखा में होंगे। ठीक है, तो k के किस मान के लिए, मतलब k का मान हमको निकालना है। देखो एक रेखा है, तीनों बिंदु एक रेखा में k-1, 2 और 1, 4 और 5। ठीक है, ये x1 हो गया और ये y1, ये x2, y2, x3, y3। अब इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल k के लिए हम 0 मान लेंगे। ठीक है, 0 ही होता है। तो देखो फॉर्मूले में रख देंगे, सीधा सीधा कुछ नहीं करना, 1/2 x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, x1 है हमारा k, फिर y2 कहाँ है 1 माइनस y3 कितना 5 प्लस x2 कितना दे रखा 2, फिर दे रखा y3 कितना है 5 माइनस y1 है माइनस का पहले ही है और माइनस का 1 ये है, तो कितना हो जाएगा प्लस का y1 प्लस का 1। ठीक है, और प्लस का x3 4 और ब्रैकेट में हो जाएगा y1 माइनस y2, तो माइनस का 1 और माइनस y2 कितना है, ये भी 1 है, तो -1। अब देखो 1/2 के 5 में से ही जाएगा तो माइनस के 4 बचेंगे। ठीक है, इंटू 2 6 और ये 4 हो गया और माइनस के जुड़ जाएंगे माइनस के 2। अब देखो 1/2 माइनस के 4k प्लस 6 दूनी 12 है
और माइनस के क्या हो जाएंगे, 4 दूनी 8, माइनस के 8। हाँ, इसका क्षेत्रफल जब हम 0 है तो इसके बराबर 0 रख देंगे, ये मैं भूल गया था, इसके बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, अब देखो ये 2 इधर 1/2 है, इधर गुना भाग में है तो उधर जाकर गुना में, तो 0 में 2 की गुना करेंगे तो 0। अब यहाँ बच गया, ये तो 0 हो गया हमारा, 4k और 12 में से 4 जाएंगे, 12 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस के 4 बराबर 0। अब ये इधर प्लस के 4 हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस के 4, तो माइनस के 4k बराबर माइनस के 4, तो माइनस से माइनस खत्म और k बराबर हो जाएगा 4/4, तो इससे ये खत्म, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, हमसे k का ही मान पूछा गया था और k का मान आ गया हमारा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कोसेक a बराबर 2 दे रखा है हमको, तो हमें मान बताने हैं 1/tan a प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस कोस a का मान बताना है। ठीक है, हमें कोसेक a बराबर दे रखा है 2। ठीक है, तो हमें 1/tan a प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस कोस a का मान बताना है। तो देखो कोसेक, इसके बदले कोसेक a बराबर 2 दे रखा है, उसके अपॉन में 1 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, कोसेक a बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास AC की वैल्यू आ गई, BC की आ गई, AC की और निकालनी है, पाइथागोरस प्रमेय इसमें हम लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम करेंगे तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और BC की वैल्यू कितनी है, 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 माइनस होगा 3 बचेगा, तो AB का स्क्वायर, ये देखो AB का स्क्वायर बराबर 3, तो AB बराबर आ जाएगा √3, इधर से स्क्वायर हटेगा। ठीक है, तो यहाँ की इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3। अब देखो, अब हमें मान निकालना है पहले tan a का, तो tan a बराबर होता क्या है, यहाँ लिख लो लाल बटे का, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो हमारा लंब क्या है 1 और आधार क्या है √3। फिर उसमें पूछा साइन a का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। फिर पूछा उसने कोस a का मान निकालेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण बराबर √3/2। अब जैसे जैसे इसमें दे रखा है ऐसे ऐसे वैल्यू पुट कर दो, 1/, यहाँ पे tan a की वैल्यू पुट कर देना, tan a की वैल्यू कितनी है 1/√3 प्लस साइन a की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, 1/2 प्लस अपॉन में 1 प्लस कोसेक √3/2। देखो ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √3/2। ठीक है, तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर और 2 प्लस √3 आ जाएगा नीचे। इस 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास बच गया हमारे पास √3 प्लस 1/2 प्लस √3। ठीक है, इसकी एलसीएम ले लो इसका, तो ये 2 प्लस √3 एलसीएम आ गया, तो जब 2 प्लस √3 एलसीएम आ गया तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 2√3 प्लस √3 की √3 में होगी 3। ठीक है, और प्लस 1। अब देखो ये यहाँ 4 हो गया, मैं इसे हटा के 4 लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस का हो गया 4, तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ,
तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा, बाहर तो अंदर बच जाएगा √3 + 2 और बट्टे में भी √3 + 2। इससे ये खत्म, तो बराबर क्या आ गया आंसर 2। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारी 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इस पर हमें सभी खंड करने हैं और इसका क्या पार्ट है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, दे रखा है 15/x - y + 22/x + y बराबर 5 और फिर दूसरी समीकरण दे रखी है ना 40/x - y + 55/x + y बराबर 13 और दे रखा है x बराबर नहीं है 0 के और y भी बराबर नहीं है 0 के। तो x और y का मान 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं। देखिए हमें दे रखा है 15/x - y और 22/x + y और 40/x - y + 55/x + y बराबर 13। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो x और y के मान 0 तो हो नहीं सकते, उन्होंने क्वेश्चन में पहले ही दिया। अब आप यहाँ एक लॉजिक लगा सकते हो, x + y बराबर यहाँ 55 है और यहाँ 22 है, तो 11 का गुणज है, कोई भी संख्या है वो 11 का गुणज है। तो क्या मैं 11 मान लूँ? मैं उसको 11 मान लेता हूँ। माना x + y बराबर 11। ठीक है, x + y बराबर क्या हो गया 11। अब देखो मैं इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ, तो ये क्या है 15/x - y + 22/x + y की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 11 बराबर 5। इससे कट जाएगा 2 बार, तो ये क्या बचेगा 15/x - y + 2 बराबर 5। ठीक है, अब जब इस प्लस के 2 को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा 3 बचा। अब देखो x - y ये मैं उधर ले जा सकता हूँ, तो ये x - y बराबर क्या हो जाएगा 15/3। तो इससे डिवाइड मारो 5, तो x - y की वैल्यू निकल के क्या आ गई 5। ठीक है, हमें x - y का मान पता लग गया है, वो क्या है हमारा 5। अब देखो इन मानों को चेक करने के लिए हम एक बार मतलब x - y का मान हमारा 5 निकल के आ गया, तो हमने क्या सही माना था, इसे चेक करने के लिए मैं समीकरण नंबर 2 में रख दूं। इसे समीकरण नंबर इसको समीकरण नंबर 3 मान लो और इसको समीकरण नंबर 4 मान लो। ठीक है, तो मैं इन मानों को एक बार इसमें रख रहा हूँ। यदि इसमें रखने के बाद मेरे 13 के बराबर आ गए तो मेरे मान ठीक है। 40/x - y का मान कितना निकल गया 5। ठीक है, प्लस 55/x + y का मान क्या रखा हमने 11। ये क्या आ गया 8, 8 पंजे 40 और 11 पंजे 55। तो मैंने जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 8 5 13। यही हमने दे रखा है, तो हमारे मान तो ठीक है। ठीक है, अब देखो अब मुझे x और y के मान निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा दूंगा। ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 कितनी है हमारी x + y बराबर 11 और समीकरण 4 कितनी है x - y बराबर 5। अब देखो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो इससे ये खत्म, तो ये क्या बच गया 2y और ये घट के आ जाएगा 6। तो y का मान कितना आ गया हमारा 3। जब हमारा y का मान 3 आ गया हमारा, तो y का मान हम किसी में भी रख देंगे। समीकरण 4 में रखते हैं x - y बराबर 5 है, तो x और y का मान कितना 3, तो यहाँ -3 रख देंगे बराबर 5। तो x बराबर है इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, 5 + 3 x बराबर आ गया 8।
x का मान ये आ गया और y का मान ये आ गया। क्वेश्चन हो गया हल। क्वेश्चन नंबर 5 का ख। तो ये दे रखा है, एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसकी भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा ABC की संगत भुजा की 2/3 गुनी है। रचना के चरण भी लिखिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में खुद कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे बोर्ड पे कराऊंगा तो वहाँ पे प्रकाल चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रकाल से होगा, तो आप इस क्वेश्चन को स्वयं कर लेना। और किसी से नहीं होता है तो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं उसके पास एक कॉपी पे क्वेश्चन को करके छोटी सी वीडियो उसके व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। ठीक है, इतना मैं कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। ये हमको सिद्ध करना है। LHS ले लिया है। साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, ये हमें टेन थीटा के बराबर लाना। तो इसमें से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कोस थीटा। यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिया और वहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लिया। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो उस फॉर्मूले का यूज होगा। अभी तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इंटू 1 माइनस, अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बाहर कॉमन है, और इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यदि यहाँ से मैं साइन कोस की वैल्यू निकालूं, कोस स्क्वायर थीटा की, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस इधर का इधर प्लस है, इधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर के निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, यहाँ क्या है हमारा बाहर, साइन थीटा बाहर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपॉन में देखो, अपॉन में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ रहा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ना कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकालेंगे तो देखो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इस 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस 1 हो गया, और जब हम इस साइन को उधर लेके जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये भी प्लस का, इधर आके ये भी माइनस का और ये प्लस का था, ये भी इधर आके माइनस, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या है, कोस, यहाँ बाहर है कोस थीटा बाहर है। ठीक है, तो इससे ये खत्म। अब हमारा बच क्या है, साइन थीटा, साइन
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है टेन थीटा। यही हमसे सिद्ध करवा रहा था, तो बराबर आ गया RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें प्राप्तांक दे रखे हैं हमारे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और हम बारंबारता दे रखी है 6, F 6, 10, 5। ठीक है, देखो तो ये हमारे प्राप्तांक दे रखे हैं, ये हमारा FI दे रखा है। ठीक है, बारंबारता का, तो हमें XI निकालना है। तो XI निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5, और ये क्या आ जाएगा 15, और 30, 20, 50 इसका क्या आ जाएगा 25, और ये 35, और ये आ जाएगा आपका 45। ठीक है, अब FI इंटू SI निकालेंगे तो 5 से 30 और 15F हो जाएगा। ठीक है, और 25 छिक्का 150, और 35 दाई 350, और 45 पंजे होते हैं और 225। ठीक है, क्या होते हैं 225। अब देखो सिग्मा FI की बात करूं, सिग्मा FI बराबर हो जाएगा 6 6 12 5 17 10 27 F। ठीक है, और बात करूं सिग्मा FI इंटू SI, तो इसको आप जोड़ोगे तो ये जोड़ के बनेगा आपका 755 प्लस 15F। ठीक है, आप इसको जोड़ोगे तो 755 प्लस 15F। तो अब इसका फॉर्मूला होता है 12 बराबर, ये होता है आपका सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। तो ये मध्य समांतर माध्य हमको दे रखा 25। ठीक है, तो इसके बराबर 25 ये हमको दिया हुआ क्वेश्चन में, और ये हमारा कितना आ गया 755 प्लस 15F। ठीक है, और इसका मान कितना है 27 प्लस F। देखो ये 27 प्लस F होगा क्योंकि हम इसको जोड़ रहे हैं ना, 27 प्लस F। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 25 की F में होगी, तो 25F प्लस 27 इंटू 25 बराबर क्या दे रखा 755 प्लस 15F। ठीक है, ये हमको दे रखा है। अब देखो 25F में से 15 ये प्लस के इधर आके माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 10F। ठीक है, और 27 इंटू 25 करोगे तो आपका हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 10F बचेगा, और प्लस के 675 हो जाएगा, 675 बराबर 755। अब ये इधर प्लस का है तो इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस के 675। अब आप 755 से 675 घटाओगे तो बच के आ जाएगा 10F बराबर 80, और F बराबर आपका निकल के आ जाएगा 8। ठीक है, यही हमसे पूछा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। इसके भी सारे खंड हमें करने हैं 4 खंड दे रखे हैं, 4 के 4 करने हैं। तो पहला खंड है इसका, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1 घंटे का कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, उसकी स्पीड हमको बतानी है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। हमने चाल तो हमें दे नहीं रखी, दूरी दे रखी, चाल हमको निकालनी है। तो मैं पहले वाली उसकी चाल मान लेता हूँ, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रही थी। ठीक है,
तो यदि मैं पहले वाला समय निकालूं, टाइम निकालूं, ठीक है, पहले वाला टाइम निकालूंगा तो टाइम होता क्या है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो हमारी दूरी कितनी है, दूरी है 360 किलोमीटर और चाल कितनी है हमारी, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा टाइम आ गया, ये टाइम आ गया पहले वाले का, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ t1। ठीक है, अब मैं टाइम निकालता हूँ बाद वाले का, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल स्पीड जो उसकी बढ़ा दी जाती है तो 1 घंटे का कम समय लगता है। तो यदि मैं टाइम 2 निकालूं, ठीक है, टाइम 2 निकालूंगा तो दूरी तो हमारी इतनी है 360 किलोमीटर, लेकिन स्पीड जो है हमारी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। तो x प्लस 5 कर दूं, पहले x थी, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है, तो ये जो हमारा समय निकल के आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा t2 का समय। ठीक है, ये समय आ गया हमारा t2। अब देखो, जो t2 बराबर t1, जो हमारा पहले वाला समय लग रहा था वो दूसरे वाले समय में क्या हुआ है कि पहले वाले समय से 1 घंटा कम समय लगता है। तो मैं पहले वाले समय में से 1 माइनस कर दूंगा तो क्या बाद वाला समय आ जाएगा। हाँ, तो t2 की वैल्यू मैं यहाँ से रखता हूँ 360 अपॉन x प्लस 5 और t1 की है 360 अपॉन x और -1। ठीक है, अब देखो 360 अपॉन x प्लस 5 और इधर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, 360 माइनस x अपॉन x। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें करेंगे 360x, 360x, ठीक है, बराबर x की 360 में करेंगे तो ये भी 360x, 360x, फिर x की माइनस x में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर, फिर 5 की 360 में करेंगे तो 36 पंजे होते हैं 180, मतलब 1800, तो प्लस के 1800। ठीक है, और 5 की माइनस x में करेंगे तो माइनस के 5x। इस 360x से ये 360x खत्म हो गया, तो ये बच गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के 5x और प्लस के 1800 बराबर 0। ठीक है, मैं माइनस कॉमन लेके उधर भेज देता हूँ 0 में, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1800 बराबर 0। अब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो देखो, फैक्टर करूंगा तो फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 45x और माइनस के 40x माइनस 1800 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन ले लूंगा, x कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x प्लस 45 और यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस का 40, तो यहां बच जाएगा x और यहां बच जाएगा 40 कॉमन आ जाएगा तो प्लस 45 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया x प्लस 45 और x माइनस 40। अब देखो, यदि x प्लस 45 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा माइनस 45, और दूसरा क्या है x माइनस 40 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 40। अब हमारी स्पीड माइनस में तो आ नहीं सकती, तो हमारी स्पीड क्या होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान जो हमने ये वाली स्पीड मानी थी ये निकल के कितनी आ गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बाद वाली स्पीड की बात करूं तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई थी तो वो हो जाएगी 45। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक टावर के आधार से जाती हुई एक रेखा पर A और B दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से टावर की
चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई रूट ए बी है। जो हमें एच निकालना है, मतलब टावर की ऊंचाई निकालनी है, वो रूट ए बी हो। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, ये टावर हो गया और ये एक दूसरे के कोटि पूरक है। तो ये थीटा हो गया और ये 90 माइनस थीटा, ये वाला कोण हो गया हमारा थीटा और ये हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसकी जो दूरी हो गई आधार की वो ए मान ली, बी और सी की, और डी और बी की जो दूरी है वो बी मान ली है। ठीक है, ऊंचाई हमारी, ऊंचाई जो हमसे एच पूछा है, जिसे हमें सिद्ध करवा रहा है, वो हमने एच मान लिया। तो त्रिभुज ए बी सी, मतलब ए बी सी, इस वाले की बात कर रहे हैं। ए बी सी बराबर है टेन थीटा, थीटा है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा एच और आधार क्या है, इसकी आधार क्या है ए। ठीक है, ये हमने समीकरण नंबर ए मान ली। अब दूसरे की बात करें, त्रिभुज ए डी बी, मतलब त्रिभुज ए डी बी इस पूरे की, तो ये टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये भी लंब बटे आधार है, तो ये भी क्या हो जाएगा एच और इसका आधार क्या है बी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बी। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब देखो, यदि मैं समीकरण नंबर 1 में से एच की वैल्यू निकालूंगा तो क्या ये इधर आ जाएगा घूम के। टेन थीटा बराबर क्या है एच अपॉन ए, और एच की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा ए टेन थीटा। क्या हो गया ए टेन थीटा, और इसमें से एच की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा बी टेन 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोट थीटा के। तो ये मैंने लिख दिया एच बराबर बी कोट थीटा। ये समीकरण नंबर हमारी होगी 4। ठीक है, ए टेन थीटा बराबर हो गया, ए टेन थीटा देखो इसके भी बराबर एच है और इसके भी बराबर एच है, तो मैंने आपस में बराबर लिख सकता हूँ। ए टेन थीटा बराबर हो गया बी कोट थीटा की। ठीक है, अब देखो मैं ए टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोट थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये इसके बराबर क्या है बी कोट थीटा। अब मैं यदि बी को इधर लेके आऊं इसके अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए अपॉन बी, और ये इधर भाग में उधर जाकर गुणा में पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो ए अपॉन बी बराबर क्या है कोट स्क्वायर थीटा। अब ये हमने पलट दिए, ये ए अपॉन बी की जगह हमने बी अपॉन ए कर दिया, तो बी अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। तो बी अपॉन 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया बी अपॉन ए बराबर हो गया टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है बी अपॉन ए, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट में बी अपॉन ए। ठीक है, मेरी बात गौर से देखना, टेन थीटा बराबर क्या हो गया रूट में बी अपॉन ए। अब देखो यहां से टेन थीटा बराबर दे क्या रखा समीकरण नंबर 1 में एच अपॉन ए, तो यहां से मैं एच अपॉन ए रख दूं। एच अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा बी रूट में बी अपॉन ए। तो मैं दोनों तरफ वर्क कर दूं, दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्ग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इधर में क्या हो जाएगा बी अपॉन ए। एक ए से एक ए खत्म हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी। ये इधर भाग में है उधर जाके गुना में, और एच बराबर क्या हो जाएगा रूट में ए बी। यही हमसे सिद्ध करवा रहा था कि टावर की ऊंचाई जो है रूट ए बी होनी चाहिए, तो हमारा एच निकल के क्या आ गया रूट ए बी। ठीक है, आपका क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। देखो आपका अगला क्वेश्चन है, एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तंबू के भीतर हवा का आयतन भी ज्ञात कीजिए।
ये हमने डायग्राम बना लिया, ये हमारी तिर्यक ऊंचाई होगी, ठीक है। और आपका दे रखा है बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से, ऊंचाई दे रखी है 2.1, ठीक है, h1, और व्यास दे रखा है आपका 4 से, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। इसको निकालने का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच वन प्लस पाई आर एल, ठीक है। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है हमारी 2 इंटू एच वन की वैल्यू कितनी है 2.1 प्लस पाई आर की वैल्यू 2 और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी है हमारी 2.8, ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं जो हवा के आयतन की बात कर रहा था, तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच वन प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच टू। तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, एच वन हमारे दे रखा है हमें 2.1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब देखो H2 इसमें निकालते कैसे, H2 निकालते हैं L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो L स्क्वायर 2.8 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, तो 2.8 का स्क्वायर माइनस 4। अब इसे आप जब रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 1.95, ठीक है। और इसको इसकी पूरे की कैलकुलेशन करोगे, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो ये आ जाएगा 34.6 मीटर क्यूब, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों के मध्ययिका की गणना करनी है, ठीक है। हमें अंक दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 5, 15, 30 और 8 और 2। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमारे अंक हो गए, ठीक है। ये विद्यार्थियों की संख्या हमें दे रखी है, ये संचयी बारंबारता हमने निकाल ली, 5, 20 इसे निकालोगे तो ये आएगी, ठीक है। ये हमने मध्यम वर्ग मान लिया, 30 हमने f मान लिया, और इसके ऊपर का हम क्या मान लेते हैं CF, ठीक है। इसके ऊपर का हम मध्य वर्ग के ऊपर का हम CF मान लेते हैं। 60 हमारा n हो गया और n/2 होगा हमारा 30, ठीक है। तो मध्य वर्ग होगा हमारा 20 माइनस 30, और L आ गया हमारा 20, H आ गया हमारा 10 और CF आ गया हमारा 20 और F आ गया हमारा 30। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H, ठीक है। तो L की वैल्यू है 20, ठीक है, और n/2 की वैल्यू है 30 और CF दे रखा हमारा 20, ठीक है, और इंटू H कितना है, H है हमारा 10, और F दे रखा है हमारा, F है हमारा 30, ठीक है। तो इसे काट पीट करके कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 30 माइनस 20 10 और इंटू 10, 20 प्लस 10 इंटू 10 आ गया, 0 से 0 कट गई, तो 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.33, और 20 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 23.33, ठीक है। ये हमारा माध्यमिक का वर्ग आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।